हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ के लिए परंपरागत तथ्य क्या है। तो हमें बताना है कि जो हमारा सेल होता है उसमें जो ईएमएफ होता है उसके लिए परंपरागत तथ्य क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, या इसको क्या बोल सकते हैं, सेल विभव। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत वाहक बल होता क्या है, और उसमें जो हमारा ई सेल निकलता है, सेल विभव, वो धनात्मक और ऋणात्मक आता है, तब क्या होता है, हमारा डेल्टा जी में मान किस तरह परिवर्तित होता है, तो वो देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। तो वो क्या होगा कि दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। तो दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। अब इसके लिए पूछा गया है कि हमें परंपरागत तथ्य क्या है। तो ई नोट सेल को हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर हमारा अपचयन विभव दिया गया है, अपचयन विभव दिया गया हो, तो हमारा ई सेल क्या निकलता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि इलेक्ट्रोड कैथोड के इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव माइनस एनोड के कैथोड का अपचयन विभव। तो अब हमें बताना है कि जो हमारा ई सेल है वो कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। तो परंपरागत तथ्य क्या है कि जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है ना, विद्युत रासायनिक सेल, उसमें क्या होता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर फोटो एवं विद्युत धारा का प्रवाह किस ओर होगा, इलेक्ट्रॉन, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, एनोड से कैथोड जा रहे हैं, तो विद्युत धारा किस ओर आएगी, इसके विपरीत दिशा में। तो क्या होगा, वो कैथोड से एनोड की ओर जाएगी। तो तो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मान क्या आएगा, धनात्मक आता है। ये तो क्या है कि हमारा ईएमएफ का परंपरागत तथ्य है। तब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे सत्य मान सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे। उदाहरण,
तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है उसमें ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, अपचयन विभव के जो ऋणात्मक मान होगा उसमें क्या होगी, कमी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मेरा जिंक है और एक कॉपर है, तो हमें पता है सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। ठीक है, तो अब हमारा जो जेडन है, तो हमें पता है कि जो सबसे ऊपर होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जो नीचे धातु होती है उसका क्या होता है, अपचयन। तो हमारा जेडन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा, Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर क्या करेगा, कॉपर+2 क्या करेगा, कैथोड पे जाके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Cu धातु। तो ये इसकी क्या होगी, सेल अपक्रिया होगी। तो अब ये किसके रूप में काम करेगा, यहाँ क्या हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पे। तो यहाँ पे ये किस पे होगी, एनोड। ठीक है, और ये क्या है, +2 से किस में जा रहा है, 0 में। तो यहाँ क्या हुआ हमारा, अपचयन। अपचयन कहाँ होता है, कैथोड पर। तो ये किस तरह काम करेगा, कैथोड के इलेक्ट्रोड की तरह। ठीक है, तो अब हमें बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, कि जो विद्युत धारा है वो कैथोड से एनोड की ओर जानी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों की संयुक्त अभिक्रिया लिखूं तो क्या आएगा, Zn+Cu+2 क्या बनाएगा, Zn+2 + Cu। तो हमारा यहाँ पे कैथोड देखिए, Cu क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, जैसे कि 2 है ये वाले, यहाँ इलेक्ट्रोड है और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा एक लवण सेतु। यहाँ क्या है, कौन सा विलयन है, ZnSO4। और यहाँ किसका है, CuSO4। तो ये हमारा यहाँ पे क्या, एनोड। तो जो Zn है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश। और यहाँ क्या आएगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉपर+2 है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित होता है। तो अब हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और इधर क्या है, धनात्मक आवेश। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस ओर होगा, इस ओर। और इस ओर क्या जाएगी हमारी धारा। तो अगर ये वाला है हमारा गैल्वेनिक सेल बन रहा है, तो वो क्या होगा, हमारी ई सेल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, धनात्मक। ई सेल क्या आएगा, धनात्मक। और अगर हम सक्रियता श्रेणी के अनुसार भी देखें तो हमें पता है कि अगर इसका मान है वो क्या इसमें आएगा, अपचयन विभव ऋणात्मक में आएगा, और इसका किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं ई सेल में अगर इसका मान रखूं इन दोनों का, तो क्या आएगा, कैथोड पे क्या है हमारा, Cu, और एनोड पे क्या है, Zn। ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पे क्या था हमारा, Cu, वो क्या आ गया हमारा, धनात्मक। ठीक है, माइनस एनोड पे क्या आया, Zn। तो Zn क्या है हमारा, अपचयन विभव उसका ऋणात्मक। तो ऋणात्मक या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो प्लस धनात्मक है ही है, ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो इसका उत्तर जो आएगा वो किस में आएगा, धनात्मक में। इसी वजह से ये परंपरागत तथ्य है कि जो हमारा ई सेल आता है वो क्या आता है, हमेशा धनात्मक आना चाहिए। अब हम बात करते हैं डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या होता है, एन एफ ई सेल
और डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। NF हमारा N इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले रिएक्शन में, और F फैराडे नियतांक। N क्या है हमारा? अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, और F क्या है? फैराडे नियतांक। और ई सेल तो धनात्मक है ही, माइनस माइनस NF ई सेल होता है। ठीक है, तो ई सेल धनात्मक है तो जो डेल्टा जी आएगा हमारा वो क्या आएगा? ऋणात्मक। डेल्टा जी जिसका ऋणात्मक आता है अभिक्रिया, वो क्या होती है? स्वतः परिवर्तित होती है। तो वो क्या होगा उसमें? स्वतः परिवर्तित होगी। तो मेनली जो हमारा परंपरागत तथ्य है वो यही है, जो ई सेल आता है उसका हमारा मान धनात्मक आता है। कब? जब हमारा धारा का मान कैथोड से एनोड की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।